हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों? आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे बोलेंगे सर आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर, बहुत ही जबरदस्त आवाज आ रही है। और हमारा बीएसटी का यहाँ हमने छोड़ा था, बहुत मजेदार, मजा आ गया था सर। यहाँ हमने छोड़ा था, जो मजा आ गया था, मजा आ गया था। बोलेंगे सर बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, नोट्स भी दिख रहे हैं सर। और केस स्टडीज और चीट कोड के साथ एमसीक्यू भी हमें सॉल्व करने, सीयूट की भी तैयारी करनी है ना? गुड इवनिंग। चलें शुरू करें? सही बच्चे बताएंगे सर? सही बच्चे आ चुके हैं। तो ये सर पिछली बार हमने चीट कोड बहुत ध्यान से हमने सीखा था, और हमने बहुत बढ़िया तरीके से केस स्टडी भी हमने इसकी करी थी, बहुत शानदार तरीके से हमने बैकअप लेक्चर देखता हूं कहां है। अभी बैकअप लेक्चर आया नहीं है, मुझे लग रहा है तुम्हारे पास। एक बार मैं बस एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाह रहा था, 1 मिनट वेट करेंगे। 25-26 ये है ना, इसमें होगा शायद। हाँ, कंटेंट में। एक वीडियो तुम्हें दिखाता हूं बस छोटी सी, उससे तुम्हें आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। तो सही बालक बताएंगे तैयार, थोड़ी आवाज कम आएगी पर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी बात पूरी। तैयार हो भाई? चलिए, सही बच्चे कह रहे हैं पूरी तरीके से तैयार है, तो शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार बात। चलो दोस्तों, कैसे आप सब? सब बढ़िया सर, सारे बच्चे आ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको यहां पर छोड़ा था, यहां पर छोड़ा था यही चीट कोड जो मैं आपको सिखाया है, यही बाबू चीट कोड आपके सीयूईट में भी काम आने वाले हैं, सीयूईट में भी काम आने वाले हैं, सीयूईट में भी काम आने वाले हैं, है ना? राइट। तो इस तरीके से ही हमें पढ़ाई करनी है, और आज के लिए भी हम तैयार होने वाले हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, जो बहुत मजा आने वाला है। आप सीखोगे नए कॉन्सेप्ट से। पहले दिखाता हूं मैं आपको वो चीज, फिर आपको समझ में आएगी मतलब क्यों कह रहा हूं। लेकिन ये आपको सीन याद आ गया होगा। ठीक है, तो भाई शाहरुख खान कह रहे हैं हाँ मैं बता रहा हूं क्या सीन है, ऑडिबल नहीं है मुझे पता है, तभी तो बता रहा हूं मैं, चिंता मत करो। अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं इस सीन में, मैंने तुमसे पहले कहा था कि बच्चे नहीं हो तुम दोनों, कल के मैदान में क्या अपोजिट टीम ये जानती है कि नहीं जानती है कि इंडिया के 2 मेन फॉरवर्ड खेलने वाले एक दूसरे को पास नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को पास नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये अपोजिशन टीम जानती है कि नहीं जानती है? सर बिल्कुल जानती है, बिल्कुल जानती है। तो इसका मतलब यही हमारे
हार का कारण है, यही हमारे हार का कारण है, यही हमारे हार का कारण है ना, राइट, यही हमारे हार का कारण है। तुम दोनों के बीच में जो है वो तुम दोनों का पर्सनल है, लेकिन तुम दोनों के पर्सनल मैटर के चक्कर में मैं तुम्हें आज ये बात बोल के जा रहा हूं कि इंडिया कल मैच हारने वाला है, और इंडिया कल मैच हारने वाला है, इंडिया कल मैच हारने वाला है। तो तुम दोनों बच्चे नहीं है, तुम दोनों आपस का क्या मसला आपस में देख लो, लेकिन अगर इसका असर इंडिया पे पड़ेगा तो कल इंडिया है ना हार जाएगा, और कल इंडिया मैच फाइनल हारेगा। इसका मतलब अगर तुम होशियार बालक हो मेरे, तो मुझे बता दो इसका मतलब इसमें इन दोनों के अंदर किस चीज की कमी है, क्या कमी है इन दोनों के अंदर, क्या कमी है ना। इन दोनों के अंदर तालमेल की कमी है, एक दूसरे से ईगो क्लैश हो रही है। इसीलिए ही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान मैं तुमसे पहले ही बोला था, तुम दोनों देख लो आपस में क्या करना है, कल तुम्हारे चक्कर में नहीं आ रहेगा। यानी शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, हारमनी लेके आ रहे हैं। शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, हारमनी लेके आ रहे हैं। हारमनी का मतलब होता है तालमेल लेके आ रहे हैं, तालमेल। शाहरुख खान ब्रिंग तालमेल विद इन द वर्क, शाहरुख खान ब्रिंग तालमेल विद इन द वर्क, शाहरुख खान ब्रिंग तालमेल विद इन द वर्क। तो तालमेल लेके आ रहे हैं, तालमेल लेके आ रहे हैं शाहरुख खान, राइट, ये है बात। इसका मतलब क्या है, जो चौटाला है वो हरियाणा से आ रही है, प्रीति चंडीगढ़ से आ रही है। दोनों हरियाणा चौटाला क्या थे, अलग अलग बैकग्राउंड के थे, दोनों अलग अलग कल्चर के हैं, दोनों का एटीट्यूड भी बहुत अलग है, और दोनों का स्टाइल भी बहुत अलग है, कि सबसे ज्यादा गोल मेरे होंगे देख लूंगी, तेरे गोल कैसे होंगे देख लूंगी। तो मैनेजमेंट यानी कि शाहरुख खान बाय प्रॉपर डायरेक्शन उन्हें समझा रहे हैं एक रात पहले कि तुम्हारी आपस की के चक्कर में लुट जाएंगे हम भाई, बेइज्जती हो जाएगी भाई, देश हार जाएगा। फ्रेंडली एनवायरनमेंट लाना चाह रहे हैं उनके बीच में, कि ताकि उनके बीच में एक हार्मनी, यूनिफॉर्मिटी और तालमेल जनरेट हो। आज का टॉपिक यही है, वाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट, शाहरुख खान मैनेजमेंट करके इंप्लॉइज के बीच में, वर्कर्स के बीच में तालमेल बैठाते हैं, तालमेल बैठाते हैं। बोलो मजा आ गया सर? भाई इतनी गहराई में जा जाके ढूंढने पड़ रहे हैं, तुम कह रहे हो मजा नहीं आ रहा, मतलब लिखने से मजा नहीं आ रहा। अगली बात सर, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, सोसाइटी का भला कर सकें। मैनेजमेंट के कैरेक्टर अलग थे, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं कैरेक्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं अब मैं वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक में मैनेजमेंट के गुण थे। यहां मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि खाली अपना पैसा निकाल निकाल के अपना भला नहीं करना, खाली अपना पैसा निकाल निकाल के अपना भला नहीं करना। क्या करना है, सोसाइटी से क्या करना है, डेवलप करना है, सोसाइटी से डेवलप करना है। यानी सोसाइटी को आगे पहुंचाना कैसे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो, इंप्लॉयमेंट दो, नई टेक्नोलॉजी दो, अपने खुद के इंप्लॉय का भला करो। कैसे भला करो, गुड वर्किंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बढ़िया करो, साथ साथ इंप्लॉय को मेडिकल दो, इंप्लॉय के बच्चों की स्कूलिंग दो। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने घर का भला करो फिर देश का भला करो। यानी सोसाइटी का भला होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट हमें सिखाता है, मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि मैनेजमेंट ये बताता है कि आपके जरूर पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, आपके जरूर पर्सनल ऑब्जेक्टिव होंगे। आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सैलरी मुझे मिले, है ना, आप चाहते हैं मुझे बोनस बहुत अच्छा मिले, आप चाहते हैं मुझे प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता रहे। लेकिन लेकिन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस सिखाती है कि अगर एम्प्लॉय अपने ही बारे में सोचता रहेगा कि मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, तो एक दिन उसका भला रुक जाएगा, एक दिन उसका भला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर अगर कंपनी की भलाई या कंपनी की ग्रोथ रुक गई। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ग्रोज विद मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव।
मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव चलेंगे। एबल टू अचीव द पर्सनल गोल वाइल कंट्रीब्यूटिंग विद द ओवरऑल गोल, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ही आप हैं, है ना। अगर कंपनी जिंदा है तो ही लेबर काम कर रही है, अगर कंपनी बंद होगी तो लेबर कहां गई, लेबर गई भाई अपने घर पे, फिर वो कुछ नहीं कर पाई, राइट। तीन, अब सुनना बड़ी खतरनाक बात, ये तीन वो इंपॉर्टेंस है जो हमने बिल्कुल अलग से पढ़ी, ये बिल्कुल अलग इंपॉर्टेंस है। ये बिल्कुल क्या है, अलग इंपॉर्टेंस है कि नहीं बात। है ना, अलग इंपॉर्टेंस है बिल्कुल। अब तीनों इंपॉर्टेंस मैंने याद कर ली, हार्मनी, सोसाइटी का डेवलपमेंट और मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जब पूरा होगा, जब कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अब ये देखो ये क्या है, इंक्रीज मैनेजमेंट अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि मैनेजमेंट ग्रुप का गोल अचीव करता है ना, यानी कि इंडिविजुअल का गोल, तुम्हारे खुद का गोल इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो गया तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया। ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ी तुम्हारी भी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ा तुम्हारा भी बढ़ेगा। ये कहां पढ़ा, ये जो इंपॉर्टेंस है ये हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टर में भी पढ़ा, कैरेक्टर में भी पढ़ा, यानी कैरेक्टर और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। पहला पॉइंट से इंक्रीज एफिशिएंसी, कि मैनेजमेंट ये सिखाता है कि जब हम मैनेजमेंट में काम करते हैं तो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या था, ये मैनेजमेंट का करेक्टर था, ये मैनेजमेंट का करेक्टर था, ये मैनेजमेंट का करेक्टर था, है ना। बोलो भाई, समझ की बात। तो एक करेक्टर वही इंपॉर्टेंस, फिर इंक्रीज एफिशिएंसी दूसरा करेक्टर ये इंपॉर्टेंस। अब डायनामिक, डायनामिक जो मैकडी वाला एग्जांपल दिया, ये भी क्या था, करेक्टर था, ये भी क्या था, करेक्टर था। कि मैनेजमेंट का गुण क्या है, कि मैनेजमेंट का पहला गुण है आई लव मैकडी पे एग बर्गर, जी से गोल अचीव करना। मैनेजमेंट का गुण क्या है, आई लव मैकडी पे एग बर्गर, आई से ई से एफिशिएंसी बढ़ाना। मैनेजमेंट का गुण क्या है, मैनेजमेंट का गुण ये है कि वो डायनेमिक बनाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि वो गोल को बताता है कि इंडिविजुअल और कंपनी का गोल, है ना, राइट, एक हो गए, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, एक हो गए। इंक्रीज एफिशिएंसी क्या बताता है, कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, नहीं कॉस्ट भी बढ़ती है। और डायनामिक बताता है कि हमें एडॉप्ट करना है अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से। तो देखो ये याद करना कितना आसान हो गया, याद करना कितना आसान हो गया, याद करना कितना आसान हो गया, है ना। क्या लिखेंगे, पहले तीन तो हो गए करेक्टर, पहले तीन तो हो गए करेक्टर, ठीक है, और अगले तीन हो गए सेपरेट इंपॉर्टेंस। तो पहले तीन क्या हो गए, गोल, एफिशिएंसी और डायनामिक। अगले तीन क्या हो गए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी और हार्मनी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी और हार्मनी, ठीक है, इतनी समझ में आ रही है। अब ये जो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस भी है प्लस ये करेक्टर भी है, और ये इंपॉर्टेंस मैं अलग से याद कर लूं, है ना, तो मजा ही आ जाएगा, 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 राइट। अब इसका चीट कोड क्या है, हालांकि चीट कोड मैं
थोड़े सिनोनिम वाले बनाता हूं, पर थोड़ी सी ये वाला चीट कोड गलती से शायरी वाला बन गया तो कोई बात नहीं। दर्द जिगर सांसें हथेली पर, डी से डायनामिक, ई से एफिशिएंसी, जिगर के जी से दर्द ए जिगर, जी से गोल, सांसें हथेली पर, एस से सोसाइटी, एच से हारमनी जो शाहरुख खान, शाहरुख खान, टी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इनमें से बताओ कौन से इसमें करेक्टर है, ठीक है। गोल इज इंपॉर्टेंस प्लस करेक्टर, एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंस प्लस करेक्टर, डायनामिक इज इंपॉर्टेंस प्लस करेक्टर। तो DEGSHP, दर्द जिगर सांसें हथेली पर, ये बच्चे याद करेंगे। बोलो सर। उम्मीद है बच्चों ने इंपॉर्टेंस नोट कर ली होगी, बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर ली होगी, बच्चे बताएंगे नोट कर लिया सर, बहुत बढ़िया। से बच्चे कह रहे हैं सर नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया, बोर्ड का क्वेश्चन, है ना, साथ साथ लिखेंगे। इन एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट, रिसोर्सेज will remain resources, मैनेजमेंट की एब्सेंस में रिसोर्सेज ही रह जाएंगे, एंड नेवर बिकम प्रोडक्ट। एक्सप्लेन। बच्चा कह रहा भाई ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ कोर्स हो गया सर, ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स मैनेजमेंट, जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन। अब ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जब बोर्ड्स में आए तो ये क्या हो गए, आउट ऑफ कोर्स। अब बताओ इसमें क्या लिखेंगे। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो रिसोर्सेज रह जाएंगे, प्रोडक्शन नहीं बनेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड होती है मैनेजमेंट की सक्सेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड होती है मैनेजमेंट की सक्सेस के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे सभी बालक मेरे। सर जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बच्चों के होश उड़ गए, पता नहीं कहां से पूछ लिया, कुछ भी नहीं लिखना था, ये डायरेक्ट होते हुए भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। ये था आपका आंसर में लिखनी थी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना था। बस इतनी सी कहानी थी, इतनी सी बात थी बस, कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है। बोलो। दोनों में इंपॉर्टेंस लिखनी है, हाँ भाई जस भाई दोनों में इंपॉर्टेंस लिखनी है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चीट कोड मैंने तुम्हें लिखवाई दिया, चीट कोड मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया है, चीट कोड मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया है। सीक्रेट कोड समझ चुके हो, पहचान लोगे सीक्रेट कोड इसमें, चीट कोड इसमें क्या है, तो मैंने चीट कोड तुम्हें लिखवा ही दिया है, ठीक है।
अब इसके देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर इसके क्वेश्चन पे ध्यान दे बाबू, तो इसके क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन इसके। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जो आज तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, फिर मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन इसके आपको एग्जाम में ढूंढने चाहिए। धीरे धीरे तुम क्वेश्चन में ढूंढना भी सीख जाओगे, सीयूईटी के लिए, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें भी सीख जाओगे। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत आसानी से दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है इंपॉर्टेंस बता दो भैया, इंपॉर्टेंस, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बता दो आप। कैसे पहचानेंगे? पहले मैंने लिखा दर्द जिगर सांसें हथेली पर, डी से डायनामिक, ई से एफिशिएंसी, जी से गोल, एस से सोसाइटी, एच से शाहरुख खान हारमनी, पी से क्या बना था, पीछे देखना एक बार क्या बना था, पीछे बाबू पीछे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हाँ बिल्कुल सही बात, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इस चीट कोड से पहचानते हैं, इस केस स्टडी में हम कैसे पहचानेंगे। देखो क्या लिखा है, मिनिमम कॉस्ट। भाई मिनिमम कॉस्ट पहली ही लेक्चर से बताता रहा हूं तुम्हें, पहले ही लेक्चर से मिनिमम कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट क्या होता है, एफिशिएंसी, सी से कॉस्ट एफिशिएंसी, सी से कॉस्ट एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट हो गया। और ढूंढो आगे, है ना। टारगेट, टारगेट क्या हुआ भाई, टारगेट क्या हुआ, गोल। मैनेजमेंट इंटीग्रेट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द गोल ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये गोल हो गया नहीं हो गया, हो गया सर, बिल्कुल हो गया, है ना। फिर वो क्या चाह रहे हैं, इंक्रीज द सैलरी, सैलरी बढ़ा दो। सैलरी क्या हो गया, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हो गया नहीं हो गया, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो डायनामिक वाली ऐसी कोई बात है नहीं, हाँ, अंडर द गाइडेंस एम्प्लॉय दैट लर्न लॉट्स ऑफ एबल टू, इसमें डायनामिक वाली बात है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने वाली कोई बात है नहीं। एफिशिएंसी हो गया, गोल हो गया, ठीक है। सोसाइटी की वाली कोई बात नहीं, सोसाइटी का भला है, तो हमने 3 पहचान लिए, 3 पहचान लिए, एफिशिएंसी, गोल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके साथ इसमें क्या जोड़ देंगे, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जोड़ देंगे, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जोड़ देंगे, ठीक है। बोलो भाई, पूरे नंबर आएंगे, जबरदस्त पूरे नंबर आएंगे। सर ये क्वेश्चन हो गया सर, और एक और कराता हूं चलो। ये वाला ध्यान से देखेंगे अब, लॉग 23, इसमें ध्यान से ढूंढेंगे भाई। फिर से मैं लिख देता हूं, दर्द जिगर सांसें हथेली पर, डी से, डी से डायनामिक, ई से एफिशिएंसी, जी से गोल, एस से, एस से
एस से क्या था, एच से हार्मनी, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एस से सोसाइटी। अब एक एक करके देखते हैं क्या ये एग्जाम में भी ऐसे करना है। एग्जाम में साइड में रफ में लिख लेना कि भाई इस तरह क्वेश्चन आया तो मेरे को कैरेक्टर याद आ गए, इंपॉर्टेंस याद आ गई, मैंने साइड में बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को क्या कर दिया, लिख लिया। अब क्या करना है, देखो क्या लिखा है, रिड्यूस कॉस्ट। हो गया रिड्यूस कॉस्ट, पहचान गए क्या हो गया रिड्यूस कॉस्ट, एफिशिएंसी पकड़ ली। और देखो अडॉप्ट द चेंजेस, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंजेस अडॉप्ट करो। ये क्या हो गया सर, ये डायनामिक पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया नहीं पकड़ लिया, बहुत जोरदार पकड़ लिया सर। अगला चेक करते हैं, पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल अचीव करना है विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हो गया नहीं हो गया भाई, है ना। फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या बन गया सर हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी का वाला। कोई टारगेट की तो बात तो लिखी नहीं कि हमें ये अचीव करना है ना। कोटिंग लाइन, मैं इधर क्या है, लाइन कोट करके क्वेश्चन पूछा गया, लाइन कोट करके पूछा गया। बोलो समझ गए सर। इस तरीके से चीट कोड के द्वारा ही आप बड़ी बड़ी केस स्टडी आसानी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई भी मतलब नहीं है पूरी कहानी से, मुझे कोई मतलब नहीं है। कि स्टोरी में क्या लिखा है, कि कॉस्ट था, ऐसे था, फिर मोटिवेट करा, फिर लड़ाई हो गई, फिर हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है मात्र चंद शब्दों से, बस 1 2 3 4, बस मुझे इन 4 शब्दों से मतलब है। अगर ये 4 शब्द मुझे किसी भी स्टोरी में किसी भी केस में नजर आ रहे हैं तो मैं खेल खत्म कर दूंगा और बिना स्टोरी पढ़े आंसर दे दूंगा, बिना स्टोरी पढ़े आंसर दे दूंगा। मेरा मानना यह, बात खत्म। बोलो समझ गए सर, मेरा अपना मानना ही है, मेरा अपना मानना यह है। ठीक है, फिर भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर और क्या होगा सर, तो चलो एक दो मैं तुम्हें कार्टून प्रेजेंटेशन बना देता हूं। अगर एग्जाम में इसके लिए आया तो इसके लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, पीपी क्या रहेगा, पीपी क्या रहेगा। अब ये कह रहा भाई सर वी हैव टू शिफ्ट, साथ साथ लिखना कभी गड़बड़ हो जाए, सर वी हैव टू शिफ्ट ऑन ऑनलाइन सिस्टम, हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन सिस्टम पे जाना पड़ेगा टू टेक ऑर्डर। ये है ना। मान लो मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिर ये कंपनी का सीईओ। सीईओ कह रहा क्यों भाई क्या बात हो गई, कैसे कैसी कैसी बातें कर रहा है, क्यों घबराहट सी हो रही मुझे तो। हाँ हाँ सर, मानना पड़ेगा आपको। सीईओ कह रहा है ओके यस, डेवलप ओन ऐप एंड ऑल्सो लिस्ट प्रोडक्ट ऑन Amazon। ये हमारा सीईओ। तो बताओ अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को नाम दूं तो कॉन्सेप्ट क्या होगा बाबू, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा मैनेजमेंट इज
डायनामिक, मैनेजमेंट इज डायनामिक। ठीक है, एक तो सीपी हो गया हमारा। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं? एक और बना देता हूं ताकि एग्जाम में तुम्हें एक याद रहे, साथ साथ बनाते जाना और नोट करते जाना। अभी कह रहा है ये दीदी हमारी एचआर डिपार्टमेंट, एचआर वाली दीदी कह रही है सर बहुत ही गड़बड़ हो रही है सर, वी हैव एम्प्लॉय फ्रॉम बिहार, हरियाणा, यूपी, एमपी, तमिलनाडु विद डिफरेंट एटीट्यूड। सबका अलग अलग एटीट्यूड है, लड़ने भिड़ने को तैयार है, मैं साथ काम नहीं करूंगा। यूपी वाले तो, हमारे जैसे यूपी वाले तो बड़े खतरनाक सर, धमकी देते हैं बात बात पे। ये कंपनी का सीईओ कह रहा है भाई कैसे करें, ये तो लड़ मरेंगे आपस में, तो कंपनी कैसे चलेगी? तो ये कह रहा है टेल देम टू रेस्पेक्ट ईच अदर एंड कोऑपरेट ईच अदर। बताओ कौन सा हुआ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? मैनेजमेंट ब्रिंग्स हार्मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस में मैनेजमेंट ब्रिंग हार्मनी, मैनेजमेंट ब्रिंग हार्मनी। इस तरह के, है ना, इस तरह की चीजें तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी, और इस तरह से अगर तुम बना के आओगे एग्जाम में तो कभी भी नंबर कम नहीं मिलेंगे। टॉपर की कॉपी, जो अपने टॉपर रहे हैं, जिनके बीएसटी में 100 में से 100 आए हैं, उनका कॉपी उठा के देखोगे, मैं कुछ कॉपी आपको दिखा भी दूंगा भाई। हर एक क्वेश्चन में एक कार्टून प्रेजेंटेशन बनाइए, कोई एक बना दे बस, जो तुम्हें याद हो जाए। ये बना के मैं दूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा मैं, बस तुम्हें याद करने चीट कोड, कार्टून प्रेजेंटेशन और केस स्टडी को फ्रेम करने का तरीका। तुम्हें दोस्तों बहुत अच्छे समझ आ गई होगी बात। अगले लेक्चर में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी पहला चैप्टर थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं, फिर बाद में थोड़ा सा पेस में आ जाएंगे। जैसे अगले लेक्चर में हम आर्ट और साइंस के बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट भी है या साइंस भी है। तो अगले लेक्चर का वेट करेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और केस स्टडी, चीट कोड, कार्टून प्रेजेंटेशन